नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने पिछले सेशन में पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर आखिरकार किस तरह में हिंदी में आया। तो ये चैप्टर हमारा शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखा गया है और उन्होंने अपने हिंदी में आने की जो पूरी एक कहानी है कि किस तरह से उनका जो वो अपने घर से अपना बिना कोई एम सेट किए, बिना कोई गोल सेट किए या बिना किसी तैयारी के वो अपने घर से निकल गए थे और उसके बाद उन्होंने क्या-क्या चीजें अपने जीवन में की और किस-किस तरह से जो उनका पैशन था, यानी कि जो उनको पसंद था पेंटिंग, उसमें भी उन्होंने बहुत कोशिश की सीखने की और आगे बढ़ने की, लेकिन फिर भी वो कहाँ तक पहुंचे ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो किस तरह वो हिंदी में आए, इस पार्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें जानेंगे कि क्या-क्या और शमशेर बहादुर सिंह जी को हिंदी में आने में कठिनाइयां आई और परेशानियां आई। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में इस चैप्टर में पढ़ा था कि वो कहते हैं कि मैं जिस हाल में अपने घर जब मैंने मुझसे किसी ने कुछ ऐसा कह दिया या कुछ ऐसी बात कह दी जो मेरे मन को चुभ गई, मेरे मन को लग गई, और मैं जिस हालत में अपने घर में था उसी हालत में केवल जेब में 5 से 7 रुपए लेकर वो दिल्ली आ गए और दिल्ली के एक आर्ट स्कूल में उन्होंने वहां पर एडमिशन लिया। वहां पर उन्होंने आर्ट स्कूल में अपना दाखिला करवाया और वो कहते थे कि दाखिले के साथ साथ, यानी कि ड्राइंग करने के साथ साथ, जब वो स्कूल जहाँ वो रहते थे वहां से वो स्कूल दूर था और जब वो जाते थे तो वो रास्ते में अक्सर अपने जो उनके मन में कुछ जो तो वो अक्सर एकांत में रहते थे, अकेले में रहते थे। तो इस तरह से जो उनके मन में जो भी चीजें आती थी या कोई कभी मस्ती या कहें तो कभी कोई दुख, कोई दर्द, तो वो सारी चीजें, सारी बातें एक यहाँ पर एक गजल के रूप में या एक कविता के रूप में उनकी कभी कभी अपने मन से उनके आ जाती थी, निकल जाती थी। और इस तरह से उन्होंने काफी टाइम तक वो जब दिल्ली में रहे और उसके बाद उन्होंने वहां पर आर्ट सीखी और उसके बाद वो देहरादून आ गए। देहरादून में उन्होंने यहाँ पर एक जो उनका कोई जानने वाला जो मित्र था, उसका यहाँ पे एक केमिस्ट की एक दुकान थी और औद्योगिक जो चीजें थी केमिस्ट से जुड़ी हुई वो वहां पर बेचते थे, यानी कि एक कंपाउंडर की नौकरी उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन कर ली थी, जो लोगों को दवाइयां देते थे। और इस तरह वो केमिस्ट की दुकान में यहाँ पर काम करने लगे। तो देहरादून जब वो आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बच्चन जी जो थे, हरिवंश राय बच्चन जी की यहाँ पर बात की गई है। तो हरिवंश राय बच्चन जी जो उनके कवि मित्र थे और बीए के सहपाठी भी थे, नरेंद्र शर्मा, वो अब एमए कर चुके थे और दिल्ली में उनसे एक मुलाकात हुई थी और वो यहाँ दिल्ली में भी उनकी जो कांग्रेसिक राजनीति जो थी उसमें वो संलग्न थे और शायद वो पत्रकारी वलीसा, यानी कि पत्रकारी के लिए कोई एक नया तरीका ढूंढ रहे थे। और वो एक बार बच्चन स्टूडियो आए थे। तो क्लास जब उनकी खत्म हो चुकी थी, वो वहां पर एक नोट छोड़ गए थे और उस नोट में क्या लिखा हुआ था और क्या था, ये सारी चीजें उन्होंने जब पढ़ी तो काफी उनको बहुत ज्यादा अपने आप को कृतज्ञ महसूस किया कि बहुत अच्छा उनको उस नोट को पढ़ के लगा। और उस नोट को पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि जो मेरी अक्सर ये हमेशा जो शमशेर बहादुर सिंह जी थे, ये हमेशा अकेले ही ये रहे, एकांत में ये रहे। तो ये कहते थे कि मेरा जो एकांत है वो क्या होता है, वो कभी कभी मेरा जो ये मौन है ये कभी कभी मेरी उपलब्धि के रूप में निकलता है। किस तरह से, एक कविता के रूप में, एक सानेट के रूप में। तो वो कहते हैं कि एक कविता जो उभरी भी, तो वो उनको इस बात का दुख था कि वो किसी भी चीज में अभी तक उनको अभी अपने जीवन का एक गोल नहीं पता था कि वो आखिर कहाँ पर खड़े हैं।
आखिर वो करना क्या चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि जब वो यहाँ पर देहरादून में केमिस्ट और ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री सीखने लगे थे और बहुत सारे वो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर जो एक तरह से जो डॉक्टर की हैंडराइटिंग के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि काफी लोगों को समझ में नहीं आती, तो वो कहते थे कि मैंने ऐसी अजूबी इमारत में लिखे नुस्खों को भी वो पढ़ सकने में बहुत ज्यादा महारत उन्होंने हासिल कर ली थी। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी यहाँ पर बताई और उन्होंने कहा फिर उन्होंने यहाँ पर बच्चन जी के बारे में जो बात की थी कि उन्होंने कहा था कि जो बच्चन जी ब्रिजमोहन जी के साथ डिस्पेंसरी में आकर उनसे मिले और वो एक दिन उनके घर पर मेहमान के रूप में भी रुके थे और फिर बच्चन जी ने उन्होंने बच्चन जी के पूरे व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर बताया कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व था। वो बहुत ही ज्यादा अगर कहें तो वो बहुत ही ज्यादा इस तरह के व्यक्ति थे कि जहां पर जैसे सभी लोगों को अपना बनाने वाले व्यक्ति थे और बात के धनी थे, वाणी के बहुत ज्यादा धनी थे, हृदय उनका मक्खन के समान कोमल था और संकल्प के फौलाद थे, यानी कि वो जिस बात को वो कह देते थे उस बात को वो करते थे और वो एक निश्चल कवि के रूप में उनका जो व्यक्तित्व है यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चन जी ने उनको एक ही बात यहाँ पर बोली, तो वो कहते हैं कि बच्चन जी से मेरा बहुत ज्यादा कनेक्शन तब उस समय नहीं था, केवल नाम से ही मैं उन्हें जानता था, केवल नाम के लिए ही मैं उन्हें जानता था थोड़े बहुत। लेकिन बच्चन जी ने उन्हें एक बात यहाँ पर कही थी कि इलाहाबाद चलो और वहां से एमए कर लो, ठीक है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद चलो और यहाँ से उन्होंने एमए कर लो और उसके बाद जो भी आगे तुम्हें करना होगा वो सारी चीजें तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जब बच्चन जी से ने उनसे कहा था कि तुम यहाँ रहोगे, तो उन्होंने कहाँ की बात की थी, उन्होंने यहाँ पर देहरादून की बात की थी कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उनके फेवर में नहीं थी यहाँ पर। तो उन्होंने कहा तुम इलाहाबाद चलो और जो यहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर थे उन्होंने कहा था कि तुम इलाहाबाद जाओगे तो मर जाओगे। तो वो कहते हैं मैं देख चुका था कि फेफड़े के मरीज के लिए, गरीब गुरबे के लिए जो एक नुस्खा लिखा जाता है कैल्शियम लैक्टेट, वो 3 टाइम अ डे लेने, क्योंकि काफी उनको नॉलेज हो गई थी अब एक केमिस्ट की ड्रगिस्ट की शॉप में काम करते हुए। तो इसके बाद इलाहाबाद आए तो बच्चन जी ने क्या किया, बच्चन जी के लिए मेरे पिता लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हुए। तो वो कहते हैं कि जब मैंने इलाहाबाद में आया तो मैंने यहाँ पर अपना एक जो अपने कॉलेज में जो एडमिशन लिया, तो वहां पर बच्चन जी के जो पिताजी थे, हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी जो थे, उन्होंने लेखक के एक गार्जियन के रूप में अपना नाम वहां पर दर्ज करवाया और बहुत सारे उर्दू फारसी सूफी नज्मों का एक संग्रह उन्हें दिया। और वो कहते हैं कि ये नज्में आज भी आशीर्वाद के रूप में मेरे साथ है। और बच्चन जी ने एमए के प्रीवियस और फाइनल दोनों सालों का जिम्मा ले लिया। देखिए उनके पिताजी ने उनको गार्जियन बने उनके, और खुद स्वयं बच्चन जी ने उनका फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का जिम्मा लिया। उन्होंने कहा कि तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और जब तुम देखो कि तुम इस काबिल हो गए हो, यानी कि तुम्हारी नौकरी लग गई है, तो तुम उनकी जो भी उन्होंने हेल्प की है उसको वापस कर देना। तो वो कहते हैं कि चिंता मत करो, ना इस काबिल हुआ और ना ही मैंने चिंता की। तो बच्चन का प्लान यह था कि मैं किसी तरह यहाँ तक हम आप अपना चैप्टर पढ़ चुके थे अपने पिछले सेशन में। आज हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चन का प्लान यह था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमी बन जाऊं। तो बच्चन जी चाहते थे कि किसी तरह मैं एक काम का आदमी बन जाऊं, यानी कि मुझे स्वयं की नजरों में एक आत्मविश्वास हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरा ये काम है, मैं इस काम को बखूबी जानता हूँ। तो वो कहते कि उनका एक ही प्लान था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमी बन जाऊं और उनके स्वयं अंग्रेजी में फाइनल कर लेने 10 साल की मास्टरी के बाद और बीटी कर लेने के साथ साथ मैं भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर
फॉरिन हो जाऊं, यानी कि वो कहते हैं कि जब तक उनके यानी कि बच्चन जी के अंग्रेजी में फाइनल कर लेने और 10 साल की जो मास्टरी है वो कर लेने और बीटी कर लेने के साथ साथ मैं भी यूनिवर्सिटी से लेकर डिग्री लेकर फायरिंग हो जाऊं, यानी कि निकल जाऊं, ताकि कहीं पैर जमा कर खड़ा हो सकूं। सो कहाँ होना था? कहीं न कहीं यह बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई कि नौकरी नहीं करनी है। मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया। मेरा ख्याल है और जब मैं साफ-साफ देखता हूँ और कह सकता हूँ कि यह बस घोचूपने की हद थी और पलायन। हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फ्री मिल गई थी और पंत जी की सहज कृपा से, वो कहते हैं मैं कभी नहीं भूलूंगा, इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम। अगर सचमुच कोई बात मेरी समझ में आती थी वो यही थी कि अब मुझे कविता और हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है। तो आखिर क्योंकि अभी तक वो उर्दू और इंग्लिश कविता ही, अंग्रेजी और उर्दू में ही कविता लिखा करते थे, तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा जो उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देखिए यहाँ पर बच्चन जी ने उन्होंने उनसे कहा कि तुम इलाहाबाद चलो, और वो इलाहाबाद तो आ गए, लेकिन इलाहाबाद आकर भी उन्होंने शायद उन्होंने यहाँ से ये सारी चीजें, मतलब जो एमए करने के लिए उन्हें कहा गया था वो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो अपने पिताजी की सरकारी नौकरी से वाकिफ थे कि क्या क्या चीजें उन्हें अपनी की नौकरी के दौरान करना पड़ता है। लेकिन एक उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट ये आया कि जो हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में उनको एक सीट फ्री मिल गई, और वो किस वजह से मिली? कि पंत जी की सहज कृपा से। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा, और इंडियन प्रेस से अनुवादन का काम भी उन्हें मिला, यानी कि जो इंडियन प्रेस थी वहां पर उन्हें अनुवाद करने का, यानी कि ट्रांसलेशन का भी काम उन्हें मिल गया। और अब उनकी एक ही बात सही जो समझ में आई थी वो थी कि अब उन्हें कविता करनी है, और वो भी हिंदी की कविता को गंभीरता से लिखना है, जिससे कि मेरा रब्त बिल्कुल टूट चुका था। रब्त, जिससे कि मेरा रब्त यानी कि संबंध, रिश्ता, ठीक है, रब्त यानी कि संबंध या रिश्ता, जिससे मेरा रब्त बिल्कुल छूट चुका था। वो कहते हैं हिंदी से मेरा जो एक रिश्ता था, संबंध था, वो बिल्कुल ही छूट चुका था, क्योंकि दो ही चीजें ज्यादातर वो पढ़ते थे और बोलते थे, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी और उर्दू, इसी में वो कविताएं किया करते थे और लिखा करते थे। भाषा और उसका शिल्प लगभग अजनबी से हो चले थे। आखिर हिंदी फर्स्ट फॉर्म तो मेरी कभी नहीं रही थी। तो वो कहते हैं कि आखिर हिंदी मेरी फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं रही, और घर में खालिस उर्दू के ही वातावरण में पला था, और बीए भी उर्दू ही के एक विषय में किया था। वो कहते हैं कि हिंदी कभी मेरी फर्स्ट फॉर्म नहीं रही, यानी कि मैंने हिंदी को कभी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं माना। उर्दू में मैंने, उर्दू के वातावरण में मैं पला बड़ा घर में, और उसके बाद जो बीए उन्होंने किया वो भी उर्दू में ही उन्होंने किया। गजल मेरी भावुकता और आंतरिक आभावों का अपने तौर पर भली बुरी एक मौन साथी थी। तो जिस तरह की वो गजल उर्दू में किया करते थे, तो उसको वो अपनी भावुकता, क्योंकि वो एक एकांकी थे, यानी कि मतलब बिल्कुल अकेले रहना वो पसंद करते थे, तो वो कहते हैं गजल मेरी भावुकता और आंतरिक आभावों का अपने तौर पर, यानी कि अपने तरीके से भली बुरी एक मौन साथी थी, जैसी भी कुछ थी अपनी थी। शायद विषयांतर हो रहा था, मगर बच्चन मेरे जिस साहित्यिक मोड़, मेरे हिंदी के पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण बने, मैं उनको यहाँ से कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक बार पहले भी सन 33 में प्रीवियस का इम्तिहान दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका था, मगर जब तक कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में छप चुकी थी, और बच्चन ने अभ्युदय में प्रकाशित मेरे एक सानेट को पसंद किया था और कहा था कि वास्तव में यह खालिस सानेट है, यद्यपि मुझे
उनसे मतभेद है। बहरहाल तो सन 37 में भाषा यानी कि हिंदी मुझसे छूट चुकी थी। अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र सदैव एकांतता अपने लिए, या तो अंग्रेजी था, अफसोस, या उर्दू गजल। तो वो कहते हैं कि जो उनका जैसे पूरे पाठ में आप देख सकते हैं कि वो ज्यादातर अकेले ही अपने जीवन में रहे थे। तो वो कहते हैं कि जो मेरे अभिव्यक्ति का माध्यम था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ज्यादातर जो लोग होते हैं कि अपनी बातों को बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा जो कवि होते हैं या कलाकार होते हैं, जो राइटर होते हैं या आर्टिस्ट जो होते हैं, वो कभी भी बहुत ही ज्यादा बातूनी नहीं होते, क्योंकि वो अपनी बातों को, अपने मन के भावों को अपनी कला के रूप में, अपने लेख के रूप में, अपनी कविता के रूप में व्यक्त करते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी जो अभिव्यक्ति का माध्यम था, वो कहते हैं मात्र और सदैव एकांततः में अपने लिए, यानी कि अपने लिए वो जो भी करते थे, चाहे वो कविता लिखें, चाहे वो गजल लिखें, तो वो कहते हैं कि मात्र सदैव और एकांततः अपने लिए या तो अंग्रेजी था, और इस बात पे उन्हें बहुत अफसोस है, और फिर वो कहते हैं या उर्दू गजल। हाँ, आज एक बात के लिए मैं अपने पछाही सीधे साधे जाट परिवार और अपने बचपन के युग को धन्यवाद देता हूँ कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी न हो सकी जो मेरे हृदय या मस्तिष्क को घेर ले। अफसोस इतना ही है कि मैं जमकर कोई साधना भाषा या शिल्प की नहीं कर सका। वो कहते हैं कि मैं अपने बचपन के युग को धन्यवाद देता हूं कि किसी ने भी मेरे लिए कोई भाषा की दीवार मेरे चारों तरफ से खड़ी नहीं की। जैसे कि आज के टाइम में देखिए, बच्चों को फोर्स किया जाता है कि वो अंग्रेजी भाषा जरूर सीखें, भले ही हिंदी में वो बहुत ज्यादा परफेक्ट ना हो, लेकिन अंग्रेजी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा उन्हें फोर्स किया जाता है, जबकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा है, अंग्रेजी हमारी राजभाषा है। तो इस तरह से अंग्रेजी को बहुत हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है और हिंदी हमारी राजभाषा है, फिर भी हम अंग्रेजी को ज्यादा फोकस करते हैं, अंग्रेजी पढ़ने पर ज्यादा फोकस करते हैं, बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि वो अंग्रेजी में बात करना सीखें, अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीखें। तो वो कहते हैं कि मैं अपने परिवार और अपने बचपन के युग को धन्यवाद देता हूं कि किसी ने भाषा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ नहीं खड़ी की जो कि मेरे हृदय और मस्तिष्क को घेर लेती। यानी कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक जो भाषा है, देखिए क्या होता है कि हम जो हमारा घर है, परिवार है, या तो हम वहां पर अपनी क्षेत्रीय बोली बोलते हैं या फिर हम हिंदी भाषा में बात करते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो या तो वो अपनी क्षेत्रीय बोली को बोलना शुरू करता है या फिर वो हिंदी में बोलना ज्यादा शुरू करता है। तो क्या होता है, जब हम उसको स्कूल डालते हैं तो हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डालते हैं, और उसके लिए अंग्रेजी को शुरुआत से सीखना और अंग्रेजी की एक एक चीज को जानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जिसलिए जैसे कि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इस कारण मेरे हृदय में मस्तिष्क को जो घेर लेती, यानी कि मेरे को ऐसा कोई प्रेशर मेरे ऊपर नहीं था। अफसोस इतना ही है कि मैं जमकर कोई साधना भाषा या शिल्प की नहीं कर सका, यानी कि किसी परफेक्ट भाषा की मैंने कोई साधना नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की। हिंदी ने क्यों मुझे उस समय अपनी ओर खींचा। अब हिंदी की बात करें कि क्योंकि वो ज्यादातर घर में उनका उर्दू का माहौल था, वातावरण उर्दू का था, ज्यादातर जो उन्होंने पढ़ाई की थी वो उर्दू भाषा में की थी, लेकिन अंग्रेजी दूसरी जो सेकंड लैंग्वेज कह सकते हैं उनकी थी। और इसका स्पष्ट कारण वो कहते हैं भाषा ने मुझे कैसे खींचा, इसका स्पष्ट कारण चेतना में निराला और पंथ थे। ठीक है, वो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत जी की यहाँ पर बात की गई है। तो वो कहते हैं कि इसका जो स्पष्ट कारण है वो मेरी चेतना में, यानी कि मेरी याददाश्त में शायद निराला और पंत है। उनसे प्राप्त संस्कार और इलाहाबाद प्रवास और इलाहाबाद के हिंदी साहित्यिक वातावरण में मित्रों से मिलने वाला प्रोत्साहन, और हिंदी आज भी अपनी ओर खींचती है, बावजूद कम से कम मुझ जैसों को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण के
बच्चन इस वातावरण को आज मर्दानावार झेल नहीं रहे। अपनी कविता में उच्च घोष से बार बार बता भी रहे हैं कि यह वातावरण किसी भी जाति के सांस्कृतिक इतिहास में कैसी हीन संकुचित मनस्थिति का घोतक होता है। मगर सन 37 में मेरा हाल यह था जैसे मैं फिर से तैरना सीख रहा हूँ। 3 सालों में बहुत कुछ भुला चुकने के बाद मेरी अंतश्चेतना का यही स्वर था कि बच्चन शायद मुझे इसीलिए इलाहाबाद लाए हैं। वह मैदान में उतर चुके हैं, बस जरा आर्थिक रूप से निश्चिंत हो जाने की देर है। बहुत से बहुत 1 साल और मुझे भी मैदान में उतारना है। अपने तौर पर मुझे भी कमर कस लेनी है। यह भाव मात्र मेरे मन में स्पष्ट था और मुख्य, और कोई भाव नहीं। तो लगभग वो कहते हैं कि इस बात को 3 सालों का समय लग गया और मैं काफी चीजें अपने जीवन की जो मैं पहले कर चुका था उनको मैं भुलाना चाहता था। यानी कि मैं एक अपना निश्चित केंद्र बनाना चाहता था, अपना एम निश्चित करना चाहता था कि मुझे आखिर क्या करना है। तो वो कहते हैं कि शायद बच्चन मुझे इसीलिए इलाहाबाद लाए हैं क्योंकि वो अब पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। यानी कि अब वो इस काम को मन से करने लगे हैं और जरा सी आर्थिक रूप से अगर वो निश्चिंत हो जाए तो बहुत बहुत से बहुत 1 साल और मुझे भी फिर इस मैदान में उतरना है। अब वो कहते हैं कि मुझे याद है बच्चन ने एक नए स्टैंजा का प्रकार मुझे बताया था। 14 पंक्तियां जो कि सानेट नहीं थी और तुकों का प्रभावकारी विन्यास था। बीच बीच में अनेक पंक्तियां तुकांत। मुझे बहुत आकर्षक लगा था वह प्रकार। मैंने तबीयत पर जोर डालकर उस प्रकार में एक रचना की थी। बच्चन को नहीं मालूम किसी को भी नहीं क्योंकि कभी छपी नहीं। बच्चन के लिए तो वह कविता का एक बंद था, मेरे लिए वह एक बंद पूरी कविता हो गई। मगर मैंने जो लिखा वह वस्तुतः सानेट से अलग रूप न ले सका। बच्चन ने तब तक उस अपने नवीन फॉर्म में कोई कविता नहीं रची थी। खैर, बच्चन के निशा निमंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार ने मुझे आकृष्ट किया। मैंने कुछ कविताएं उस प्रकार में लिखने की कोशिश की मगर मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ा। 9 पंक्तियां, 3 स्टैंजा, प्रायः सभी कवि उस छंद में लिख रहे थे। मुझसे नहीं चला। आर्यच कुछ पंक्तियां इस अभ्यास में शायद बुरी नहीं उतरी। निशा निमंत्रण के कवि के प्रति मेरी एक कविता जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी है, रूपाभ काल में किए हुए, मेरे पास आज भी अप्रकाशित सुरक्षित है। उसका भी बच्चन को पता नहीं। तो बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी इसके बाद जब वो तैयार हो रहे थे एक कवि के रूप में। तो वो कहते हैं कि बहुत सारी चीजें, क्योंकि बच्चन जी उनको बहुत ज्यादा मानते थे, बहुत ज्यादा उनकी हेल्प करते थे, उनको एक मार्गदर्शक के रूप में उनके थे। तो वो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी जो रचनाएं हैं अभी भी मेरे पास अप्रकाशित सुरक्षित रखी हुई हैं। कई सानेट, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझसे सानेट के अलावा ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया। तो वो कहते हैं कि इसके बाद जो चीजें हुई वो शायद प्रकाशित नहीं हुई और वो मेरे पास सुरक्षित हैं और शायद उनका बच्चन को भी पता नहीं है। मैं अपने कोर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा था जिससे बच्चन को शोभ था। वो कहते कि मैं जो कोर्स कर रहा था उस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा था, तो जिससे बच्चन को असंतोष था। मेरे मन में भी एक स्थायी संकोच। खैर, 2 साल पूरा करके आखिर फाइनल का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं दिया। बच्चन के साथ एक कवि सम्मेलन में मैं भी उसी साल गया था, शायद गोरखपुर। मैंने देखा कि कविता में मेरा नया अभ्यास निरर्थक नहीं गया। सरस्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकर्षित किया। कुछ निबंध भी मैंने लिखे। रूपाम्भ ऑफिस में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर मैं बनारस हंस कार्यालय की कहानी में चला गया। निश्चय ही हिंदी के साहित्यिक प्रांगण में बच्चन मुझे घसीट लाए थे। आज मैं स्पष्ट देखता हूँ कि मेरे जीवन के इस भरपूर और कैसे आकस्मिक
मोड़ के पीछे बच्चन की वह मौन सजग प्रतिभा रही है जो दूसरों को नया प्रातिभ जीवन देने की नैसर्गिक क्षमता रखती है। बच्चन से मैं हमेशा ही प्रायः दूर ही दूर रहता आया हूँ। यद्यपि दूर और नजदीक की मेरी अपनी परिभाषा है और इनके मैं अक्सर बहुत नजदीक रहता आया हूँ। आया क्या उसने उनसे बहुत दूर नहीं रहा। बहुत सी अनुपस्थित चीजें मेरे लिए उपस्थित ही के समान है और उपस्थित अनुपस्थित के मैं और बहुत नजदीक आने और बहुत मिलने जुलने चिट्ठी पत्री आदि में विश्वास नहीं करता। बच्चन इसीलिए मेरे काफी करीब रहे हैं, मगर बेसिकली उसी तरह जैसे एक कवि अपनी रचना के माध्यम से अपने करीब रहता है, अपने साथ रहता है, जिससे हम कभी नहीं मिलते या मिल सकते युगों का व्यवधान होने के कारण। ये युग एक ही जगह प्रस्तुत हो सकते हैं, अतः मिलने या न मिलने का कोई अर्थ नहीं बैठता। इसी तरह बच्चन अपने व्यक्तित्व में, जिसे कुल मिलाकर मैं उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता से भी बड़ा आंकता हूँ। यानी कि यहाँ पर कवि सबसे बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। तो पूरा आप देख सकते हैं पैराग्राफ उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि मैं, जैसे लोग कहते हैं कि करीब होने का मतलब होता है कि हम बहुत सारी चिट्ठी पत्री उनको लिखें, बार बार उनसे मिलते रहें, बार बार उनसे बात करें या उनके साथ उठना बैठना। तो वो कहते हैं मैं मेरे करीब और दूर होने के अलग ही मायने होते हैं। मैं बच्चन जी के बहुत ज्यादा करीब हूँ और मैं अपनी पूरी जो भी मेरे जीवन में अभी है, मैं सारा श्रेय उन्हें देता हूँ। और दूसरी बात वो बोलते हैं कि मिलने ना मिलने का कोई अर्थ मेरे मन में नहीं है। यानी कि मैं बच्चन जी का जो व्यक्तित्व है वो कुल मिलाकर, यानी कि उनकी जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो रचनाएं हैं उनसे भी बड़ा मैं उनके व्यक्तित्व को आंकता हूँ, उनके व्यक्तित्व को मानता हूँ। यानी कि वो कहते हैं उन्होंने कितनी भी बड़ी रचनाएं करी हो, मुझे उससे नहीं लेना देना, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है उनकी सब रचनाओं से सबसे ज्यादा बड़ा है। मुझे बहुतों की तरह मेरे भी नजदीक है और यह एक बिल्कुल सहज और सामान्य और स्वाभाविक बात है। इसका सहज, स्वाभाविक और सामान्य होना मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह मुझे अपनी जगह पर मुक्त भी रखता है। मेरा अनुमान है कि और भी सैकड़ों व्यक्तियों को ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। अनुमान ही क्यों, मुझको मालूम है कि हुआ है। मैं अपने इस अनुभव को विशिष्ट या विशेष नहीं मानता। वस्तुतः ऐसा कुछ विशिष्ट या विशेष दुनिया में नहीं हुआ करता। बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं और वो हमेशा ही ऐसे होते हैं। असाधारण कहकर मैं उनकी मर्यादा को कम नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि बच्चन जी को एक असाधारण पुरुष कहकर भी मैं उनकी मर्यादा को कम नहीं करना चाहता, कि क्योंकि वो इससे भी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से, मगर साधारण और सहज प्रायः दुष्पर्याय भी है। दुष्पर्याय भी है, बात अजब है मगर सच है। तो वो कहते हैं साधारण और सहज, ये दोनों चीजें एक साथ मिलना, ये क्या है, दुष्पर्याय है। दुष्पर्याय यानी कि जो चीजें बहुत कम मिलती हैं। तो बात अजब है, मतलब ये बात थोड़ा सा आपको अजीब लग सकती है लेकिन सच है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मैं आखिर हिंदी में आया। ये जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है और अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से शमशेर बहादुर सिंह जी हिंदी में आए और क्या उनके हिंदी में आने के रीजन रहे और किस तरह का उनका जीवन रहा। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीजें झेली और क्या क्या चीजें उन्होंने की, किस किस तरह उन्होंने अपने जीवन को देखा। तो अब यहाँ पर अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन अभ्यास के प्रश्नों को हम करेंगे।
देखिए, ये अभ्यास के प्रश्न जो हैं ये पूरे आपकी इसी चैप्टर से लिए गए हैं। वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य किया? वह कौन सी बात रही होगी जिसका मतलब जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य किया? तो देखिए, सबसे पहली पंक्ति जो इस पाठ की है वो ये है कि लेखक ने कहा कि एक ऐसी जो बात थी, उसको जब मैंने सुना तो मैं बिल्कुल जिस हालत में था, जैसे ही था, वहां से उठकर मैं 5 से 7 रुपए लेकर दिल्ली आ गया। तो देखिए, ये बात शायद उनकी जो पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो गई थी और इस कारण उनका जो मन था वो खिन्न हो चुका था, और फिर घर वालों के द्वारा कुछ ना करने के कारण उनको बुरा लगा, यानी कि उनके घर वालों ने इस बात पर और कुछ नहीं किया, तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा, तो शायद वो इसी कारण दिल्ली चले गए होंगे और इस तरह आगे उनकी जर्नी शुरू हुई होगी। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर आपका बिल्कुल सटीक उत्तर। कोई भी आप इसमें बहुत सारी चीजें बातें चैप्टर की नहीं लिखेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आपके यहाँ पे दिए गए हैं और सारे पाठ से ही है। तो अगर आपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आसानी से आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा? देखिए, आपने यहाँ पर एक जगह पढ़ा था कि लेखक ने लिखा था कि मैंने कविताएं लिखी अंग्रेजी, और उसके आगे लिखा था अफसोस। तो लेखक को अंग्रेजी में कविताएं लिखने पर अफसोस क्यों हुआ होगा? तो देखिए, क्या होता है कि लेखक जो अपनी सारी कविताएं थी वो उर्दू या अंग्रेजी में ही लिखा करते थे, और जब हिंदी के लेखक मित्रों की संगति में आकर उनको हिंदी के प्रति जब उनको आकर्षण हुआ, तो तब उन्होंने देखा कि उनकी जो अंग्रेजी की जो कविताएं हैं वो उन्हीं तक सीमित है, उनसे केवल वो अपने आप को संतुष्ट करते हैं, अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। अगर अपनी बातों को उन्हें लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को अगर बताना है, तो उसके लिए उन्हें हिंदी से कनेक्ट होना पड़ेगा, हिंदी से उन्हें जुड़ना पड़ेगा। तो इस तरह उन्होंने क्या किया कि जो अपने मित्रों की संगति में आकर वो हिंदी से आकर्षण पैदा हुआ, और फिर उन्हें इस बात पर अफसोस हुआ कि वो आज तक अंग्रेजी में क्यों कविताएं करते जा रहे थे। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनके घर का जो माहौल था वो खालिस उर्दू था, और उन्हें इस कारण से उर्दू में महारत हासिल थी, और अपनी बात को व्यक्त करने के लिए, यानी कि अपनी किसी भी बात को व्यक्त करने के लिए वो अंग्रेजी और उर्दू दोनों भाषाओं पर ही आश्रित थे। यानी कि हिंदी के संपर्क में आकर उन्हें जो अपनी भूल थी अभी तक की अपने जीवन की, उसका एहसास हुआ, और अब वो इस तरह से धीरे धीरे प्रयास के द्वारा हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक बन गए थे। अगला प्रश्न है, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। बच्चन जी ने यहाँ पर लेखक को एक नोट भेजा था, ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा होगा आप अपनी कल्पना से लिख सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि बच्चन जी ने शायद इस तरह की बातें लिखी होंगी कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, मैं तुम्हारा हाल चाल जानने आया हूँ, पर मेरे मित्र तुम मुझे मिल नहीं पाए, और इस प्रकार मैंने जो तुम्हारी रचनाएं हैं वो पढ़ी। तो वो कहते कि शायद उन्होंने ये चीज जरूर उसमें लिखी होगी, मेंशन की होगी कि तुम्हारे अंदर एक लेखक या कवि छिपा हुआ है, और अगर तुम अपना पूरा ध्यान साहित्य की साधना में लगाओ तो मेरी तरफ से तुम्हें हर प्रकार की सहायता मिलेगी। क्योंकि उसी के बाद उन्हें पता चला था कि उन्हें बच्चन जी इलाहाबाद लेकर जाना चाहते हैं, तो इस तरह शायद नोट में उन्हें ये लिखा हुआ मिला होगा। लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है? तो इस चैप्टर में आप देख सकते हैं लेखक ने हरिवंश राय बच्चन जी के बहुत सारे जो व्यक्तित्व के रूप है कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, पूरा जो चैप्टर है आप देख सकते हैं बच्चन जी के बारे में ही ज्यादातर चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर बच्चन जी के लिए लिखा है कि वो एक सहृदय और निश्चल कवि थे,
ठीक है, सबसे पहली बात उन्होंने लिखा है कि वो एक सहृदय थे और एक निश्चल कवि थे और दूसरों की मदद करने को वो हमेशा समर्पित रहते थे। कविता से वे इतने प्रसन्न थे। लेखक की जो कविता थी, यानी कि उनका जो सानेट उन्होंने पढ़ लिया था एक बार, तो उससे वो इतने ज्यादा प्रसन्न हुए थे कि उनकी पढ़ाई का जिम्मा भी उन्होंने अपने सिर पर ले लिया था। और दूसरा, वो प्रतिभा के पारखी थे, यानी कि लोगों को पहचान लेते थे कि इसके अंदर क्या प्रतिभा है। और असाधारण शब्द जो था उनकी मर्यादा के लिए कम था। मतलब अगर हम कहें कि ये एक असाधारण पुरुष है, तो वो शब्द भी उनकी मर्यादा के लिए, उनके लिए कम था। तो इस तरह के वो बहुत ही ज्यादा, आप देख सकते हैं, वो कोमल हृदय के व्यक्ति थे और वाणी के वो धनी थे। और उनका जो हौसला था वो फौलाद का था, यानी कि जब भी वो किसी से कोई प्रॉमिस करते थे या किसी से भी वो कोई वादा करते थे, तो उसको जरूर निभाते थे और उस पर जरूर काम करते थे। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न भी कंप्लीट यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन किन लोगों तथा किस प्रकार का सहयोग मिला? तो लेखक को बच्चन जी के अतिरिक्त भी काफी लोगों का सहयोग मिला था, जैसे कि पंत जी के सहयोग से लेखक ने जो हिंदू बोर्डिंग हाउस था वहां पर की एक कॉमन रूम की एक सीट उन्हें मिली, और तथा इंडियन प्रेस में अनुवादक का भी काम मिला। ठीक है। और दूसरा, उकील आर्ट्स स्कूल में जो शारदा चरण जी थे उनके सहयोग से लेखक को वहां पर दाखिला मिल गया। और तीसरा, पंत और निराला जी के सहयोग से और उनकी प्रेरणाओं से लेखक ने कविता लिखना प्रारंभ किया। तो इस तरह से जो सुमित्रानंदन पंत जी है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या फिर जो शारदा चरण जी हैं और हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इस तरह बहुत सारे लोगों का लेखक के जीवन में लेखक को सहयोग मिला, जिससे वो उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। तो किस किस तरह से लेखक ने हिंदी लेखन में कदम रखा था, ये आपने पूरा वर्णन करना है। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला उनके बारे में लिखिए। तो दोनों प्रश्न आपने पाठ में पढ़ लिए हैं, दोनों को बहुत अच्छे से समझ लिया है आपने। क्रम अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस तरह से लेखक ने क्या क्या लेखन कार्य करने के लिए कैसे कैसे कदम उन्होंने बढ़ाए। और दूसरा, बहुत सारी कठिनाइयां उनके जीवन में आई, तो उन्हीं सभी कठिनाइयों के बारे में आपने लिखना है। तो इस तरह से ये दो प्रश्न जो है वो आपके होमवर्क है, उन्हें आप करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमारा जो चैप्टर है किस तरह में हिंदी में आया, किस तरह में लेखन में आया आखिरकार, तो ये हमारा शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और पाठ में लेखक के जीवन में किस किस तरह की परिस्थितियां आई, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में परेशानियां झेली और किस किस तरह से उन्होंने अपने लेखक के रूप में अपने कदम बढ़ाए और वो आगे बढ़े, वो सारी बातें इस पाठ में हमें जानने को मिली, सीखने को मिली। और हरिवंश राय बच्चन जी का दिया गया उनको सहयोग, ये उन्होंने अपने इस लेख में बहुत ही अच्छे तरह से स्पष्ट किया है, बहुत ही अच्छे तरह से उनके व्यक्तित्व के बारे में भी यहाँ पर व्यक्त किया है। तो हम आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। जो भी आपको होमवर्क दिया गया है वो आप घर पर करेंगे और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।